गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपने सेकंड चैप्टर जो था राजा, किसान और नगर, इस चैप्टर की अपने बात कर रहे थे। देखो, इस चैप्टर की अपने लगभग 4 क्लास हो चुकी है और इसमें अपने राजा जो थे उनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, जो किसान थे उनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं और आज अपने बात करेंगे किनकी? नगर की। देखो, अपने ये जो किन घटनाओं को पढ़ रहे, अपने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य के जो राजा थे, जो किसान थे, जो नगर थे, उनकी घटनाओं की अपने बात कर रहे हैं। अब देखो भैया, एक चीज और अपने चर्चा कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम नोट्स नहीं लिख पा रहे, आप नोट्स की तरह पढ़ाओ। तो देखो, आप एक काम करना, आज मैं आपको नोट्स भी लिखा दूंगा, इसलिए आप अपने हिसाब से मत लिखो, जैसे मैं लिखाऊं वैसे वैसे आप कॉपी में नोट्स भी लिखते जाना। बस थोड़ी सी स्पीड से आपको लिखना है, चाहे से आप रफ कॉपी में लिख लो, बाद में आप फेयर में नोट कर लेना। तो भैया, आज की अपनी क्लास जो होगी वो इन टॉपिक्स पे होगी। देखो, अपनी जितनी भी क्लासें हो रही है वो सारी की सारी आपकी बुक के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चल रही है। आज अपने बात करेंगे भैया नगर एवं व्यापार, कौन कौन से नए नगर थे, नगरीय जनसंख्या, उपमहाद्वीप और व्यापार, इन टॉपिक्स के ऊपर आज की क्लास में अपने चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया अपने नए नगर। देखो भैया, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का मध्य का जो समय था भैया, इस समय में अपने कई नगरों की स्थापना हुई, कई नए नवीन नगरों की स्थापना हुई और जितने भी नए नगर बसे वो कहां पर बसे? या तो समुद्र के किनारे, या फिर नदियों के किनारे, या किसी स्थल भाग के ऊपर बसाए गए। और ये जितने भी स्थल थे, जितने भी नगर बसे या जिन नगरों की स्थापना हुई, ये लगभग भैया नगर कौन से थे? अपने जो लास्ट क्लास में महाजनपद पढ़े थे, 16 महाजनपद, उन महाजनपदों की लगभग ये क्या थी? राजधानियां थी। क्लियर है? अपने जो भी नए नगर बसाए गए वो नगर या तो नदियों के किनारे बसाए गए, या फिर समुद्र के किनारे बसाए गए, या किसी स्थल भाग के ऊपर बसाए गए। और ये जितने भी नगर थे वो क्या थे? अपने जो महाजनपद काल थे, उन महाजनपद कालों की क्या थी? राजधानियां थी। अब कौन कौन से नगरों की स्थापना भैया 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य हुई, उनकी अपनी बात करते हैं। देखो भैया, सबसे पहला जो नगर आता है वो कौन सा आता है? अपने पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भैया, यह अपने वर्तमान में कहां पर है? अपने पटना। पटना जो है, इसी को प्राचीन समय में क्या कहते थे? पाटलिपुत्र कहते थे। अपने बिहार की ये राजधानी है वर्तमान समय पे। तो देखो भैया, पाटलिपुत्र, यह पाटलिपुत्र जो है, इसे प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? इसी का नाम था भैया कुसुमपुरा। महाजनपद काल में इसका नाम क्या था? कुसुमपुरा भी था। और यह कहां बसा हुआ था? गंगा और सोन जो 2 नदियां हैं, इन नदियों के किनारे पर बसा था। कौन सा नगर? अपने पाटलिपुत्र। और वर्तमान में कहां पर पड़ता है? पटना में पड़ता है। अब देखो भैया, ये क्या है? यह पाटलिपुत्र जो है ना, वो मगध साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। जो मगध महाजनपद था, उस मगध महाजनपद की क्या थी? ये राजधानी थी। और इसे राजधानी बनाया किसने था? अपने एक वंश हुआ था मगध के ऊपर राज करने वाला, जिसका नाम था हर्यक वंश। इस हर्यक वंश का शासक था भैया उदयन। इस उदयन ने पाटलिपुत्र को क्या बनाया था? मगध की राजधानी बनाया था। हालांकि इतना आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी एक बेसिक नॉलेज के तौर पर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भैया दूसरा नगर बसा था अपने उज्जैनी। उज्जैनी देखो क्या है भैया? अपने अवंती महाजनपद जो था, उस अवंती महाजनपद की राजधानी थी कौन सी? उज्जैनी, जिसे अपने माहिष्मती के नाम से भी जाना जाता था। आपने फिल्म देखी होगी बाहुबली, उसमें आता है माहिष्मती साम्राज्य। वो माहिष्मती साम्राज्य कौन सा था? अपने ये उज्जैनी ही था। ठीक है? और यह कहां पर बसा हुआ था? यह स्थल मार्ग के ऊपर बसा हुआ था, अर्थात ना तो नदियों के किनारे था और ना ही समुद्र के किनारे स्थित था। तीसरा नगर आता है भैया अपने पुहार। यह भैया समुद्र के किनारे बसा हुआ था। कहां? समुद्र के किनारे। यह एक प्रकार से देखें तो पुहार एक व्यापारिक बंदरगाह भी था, दक्षिण भारत में स्थित
था। अपने जो चेर चोल अपने पांड्य साम्राज्य पड़ा था उनका ये क्या था, बंदरगाह था। क्लियर है। चौथा नगर जो था उसका नाम था भैया मथुरा। मथुरा क्या था भैया, अपने कौन से महाजनपद की राजधानी थी, ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। और सूरसेन महाजनपद जो है वहां किस वंश का शासक था, अपने यादव वंश का शासक था महाजनपद काल में। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो इसी मथुरा महाजनपद के क्या थे, राजा थे। क्लियर है। तो ये हो गए भैया अपने नगर। अब जैसे आपको नोट्स बनाने हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ नगर एवं व्यापार और फिर उसके आगे डेश करके ऐसे लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिख लेना भैया। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी, मैं स्पीड में बोलूंगा इसलिए आप वीडियो को आगे पीछे करके अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो आपको क्या लिखना है भैया, इसमें आप लिखना कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य, इस प्रकार से 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य जिन नगरों की स्थापना हुई वो प्रमुख नगर इस प्रकार से है। जिन नगरों की स्थापना हुई वो प्रमुख नगर इस प्रकार से है। यहाँ पे नंबर 1 आपको लगा के लिखना है पाटलिपुत्र। इसमें आपको डेश करके लिख देना कि यह जो है प्राचीन समय में कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था। यह नगर जो है वो गंगा और सोन नदियों के किनारे स्थित है। वर्तमान में इसे पटना के नाम से जाना जाता है। यह मगध महाजनपद की राजधानी था। इतना आपको लिखना है। फिर नंबर 2 आपको लगा के लिखना है उज्जैनी। इसमें आप लिखना है यह स्थल मार्ग पर स्थित था। यह अवंती महाजनपद की राजधानी था। क्लियर है। नंबर 3 आपको लिखना है भैया पुहार। इसमें आपको लिख देना है कि यह दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे पर स्थित प्रमुख नगर था। नंबर 4 आपको लिखना है मथुरा। इसमें आपको लिखना है कि यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी था, जहां पर यादव वंश का शासन था। भगवान श्री कृष्ण यहीं के शासक थे। इतना लिखे भैया। फिर इस लाइन को खाली छोड़ के नीचे वाली लाइन से लिखना है कि जिन नगरों की स्थापना 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य हुई वे सभी बड़े नगर थे और लगभग जो नगर थे वो महाजनपदों की राजधानियां थे। इस प्रकार से आपको ये नोट्स हो गए आपके इस पॉइंट के। ठीक है। फिर बात करते हैं भैया अपने सेकंड पॉइंट। ये दोनों हो गए अपने। अगला पॉइंट आता है भैया, अब ये नगर तो हो गए, अब इन नगरों की जनसंख्या किस प्रकार की थी, नगरों में कौन कौन से लोग निवास करते थे, किन किन लोगों का वहां पर निवास था, निवास स्थान कहां पर था। तो देखो भैया अपने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य जो नगरीय जनसंख्या थी वो किस प्रकार की थी। देखो नगरों में राजा कौन, अपने शासक या उस भूमि का मालिक राजा रहते थे। देखो अपने महाजनपद काल पढ़ा था या उससे अपने पहले जब पढ़ा था तो अपने चर्चा की थी कि जो नगर तो थे वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो था ऊपरी नगर, एक था निचला नगर। जो ऊपरी नगर होता था वो कैसा होता था भैया, दुर्ग के समान होता था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किलेबंद नगर। तो अपने क्या लिखेंगे कि नगरीय जनसंख्या। देखो पहले इसको समझ लो आप, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य के जो नगर थे उन नगरों में राजा या शासक रहते थे। और राजा के साथ साथ में यहाँ पे कौन रहते थे भैया, शिल्पकार या अमीर व्यक्ति जो थे वो इन नगरों में क्या करते थे, निवास करते थे। अपने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य के जो नगर थे वो ऊंचे भाग पर स्थित थे और किस प्रकार से थे, किलेबंद थे। यहाँ पर राजा या अमीर लोग निवास करते थे। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पुरावशेषों से मिलती है। पुरावशेष मतलब जो अपने खोजे गए हैं, जो खुदाई में निकले हैं। पुरावशेष कौन कौन से भैया, अपने मिट्टी के कटोरे और थालियां। ये जो पुरावशेष है इनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि इन नगरों में कौन रहते थे, राजा रहते थे। और ये मिट्टी की कटोरे और थालियां जो है इनको क्या कहा गया है, उत्कृष्ट मार्जित पात्र कहा
गया है। अब ये उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र क्या है भैया? ये जो पुरावशेष मिले हुए हैं इनके ऊपर कोई धातु की परत चढ़ाई जाती थी, कोई चमकीली धातु चढ़ा दी जाती थी इनके ऊपर, इसलिए इनको कहा गया है उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र। क्लियर है? और इनका प्रयोग जो है किनका? उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र। इनका प्रयोग जो है वो नगरों में रहने वाले अमीर लोग और राजा के द्वारा किया जाता था। क्लियर है इतनी बात? फिर आगे चलते हैं भैया। इन्हीं नगरों से हमें सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथीदांत, इनके क्या मिले हैं भैया? गहने मिले हैं। और इन गहनों का प्रयोग जो है वो किनके द्वारा किया जाता था? जो राजा होते थे उन राजा की रानी, महारानी या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा, या फिर जो अमीर व्यक्ति होते थे उन अमीर व्यक्तियों के घर की महिलाओं के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता था। अब देखो भैया एक क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। आपको अगर पूछ ले कि सबसे पहले किस धातु को खोजा गया तो आपका आंसर क्या होगा? देखो भैया भारत में सबसे पहले जिस धातु को खोजा गया था वह कौन सी थी? अपने तांबा। ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सी धातु को खोजा गया था? तांबा। लोहा जो है वो अपने बहुत बाद में आया था, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने लोहे की खोज हुई थी। सबसे पहले क्या खोजा गया था? तांबा खोजा गया था। ध्यान रखना इसको। क्लियर है? तो नगरों में क्या मिले हैं भैया? अपने सोने, चांदी, तांबे, कांसे, हाथीदांत, इनके गहने मिले हैं। इसके अलावा नगरों से हमें दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं। दानात्मक अभिलेख कौन से होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं भैया? ये पहले तो ये देखो मैंने पहले बताया था आपको, अभिलेख का मतलब कोई भी ऐसा लेख जो किसी दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, किसी चट्टान के ऊपर लिखा हुआ है, किसी बड़े पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, किसी पिल्लर के ऊपर लिखा हुआ है, किसी ताम्र पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, उनको क्या कहते थे? अभिलेख कहते थे। मतलब इनके ऊपर, जैसे ये कोई दीवार है, इसके ऊपर आपने कोई लेख लिख दिया, वो क्या हो गया? अभिलेख। और भारत में अभिलेख की परंपरा जो है वो किसने स्टार्ट की थी? मौर्य काल से ये स्टार्ट हुई थी। और मुख्य रूप से अभिलेख किसके द्वारा लिखवाए गए थे? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेख लिखाए गए थे। पूरे अगर विश्व में बात करें तो सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा जो है वो ईरान का शासक था दारा प्रथम, उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। उसी से प्रेरणा लेते हुए अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। क्लियर है इतनी बात? तो अब बात करते हैं भैया दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं। दानात्मक अभिलेख का मतलब ऐसे अभिलेख जिनमें कोई दान देने का क्या होता है? उल्लेख होता है। जैसे मान लो किसी राजा ने किसी को कोई दान दे दिया, उसके ऊपर उसने लेख लिखवा दिया चट्टान के ऊपर कि मैंने इस व्यक्ति को इस प्रकार से दान दिया, तो वो कैसा हो गया? दानात्मक अभिलेख। और ये दानात्मक अभिलेख जो होते थे ये मुख्य रूप से कैसे होते थे भैया? अपने धार्मिक होते थे। देखो लास्ट क्लास में अपने बात की थी भूमिदान। भूमिदान किनको दिया जाता था? मुख्य रूप से ब्राह्मणों को या मंदिरों को दिया जाता था। तो ये मंदिरों को या ब्राह्मणों को जो दान देते थे ना, उनका उल्लेख जो राजा महाराजा होते थे वो अभिलेख के रूप में करते थे। उन्हीं को क्या कहते हैं? अपने दानात्मक अभिलेख। तो नगर जो है उन नगरों से हमें दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं जिनमें दाता का नाम, दाता कौन? दान देने वाला, प्लस उसके व्यवसाय का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? इन दानात्मक अभिलेखों पर भैया बुनकर, धोबी, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, गुरु, इनका भी क्या मिलता है? विवरण मिलता है। व्यापारियों के संग एक पॉइंट और आता है भैया, नगरीय जनसंख्या जो थी वो नगरीय जनसंख्या में व्यापारी भी रहते थे। व्यापारी मतलब जो व्यापार करने का काम करते थे। और इन व्यापारियों के क्या होते थे? संघ होते थे। इन व्यापारियों के समूह होते थे। उनको अपने क्या कहा गया है? श्रेणी कहा गया है। और इन श्रेणियों का प्रमुख कार्य क्या था? ये कच्चा माल लेते थे और उस कच्चे माल को पक्के माल में चेंज करके उसका क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो ये क्या हो गई? अपने नगरीय जनसंख्या। अब आप नोट्स लिखना है आपको, तो वो कैसे लिखोगे? देखो भैया नोट्स में आपको लिखना क्या है कि यहां से स्टार्ट करना है अपने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य जो नगरीय जनसंख्या थी उनमें मुख्य रूप से नगरों में राजा या शासक रहते थे। राजा या शासक किलेबंद नगरों में निवास करते थे। यहां तक लिख लिया। फिर आपको आगे लिखना है, इनकी जानकारी हमें पुरा अवशेषों से प्राप्त होती है।
पूरा अवशेषों में मुख्य रूप से मिट्टी के कटोरे और थालियां, जिनको उत्कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया है, इनसे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। इन उत्कृष्ण मार्जित पात्र का प्रयोग मुख्य रूप से अमीर और राजा के द्वारा किया जाता था। यहाँ तक क्लियर है। नगरीय जनसंख्या में भैया फिर अगला पॉइंट आपको लिखना है कि नगरों से हमें सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथीदार इनके गहने मिले हैं, जो अमीर वर्ग की या अमीर लोगों के घरों की औरतें तथा राजा के परिवार की औरतें पहनती थी। क्लियर है। फिर आगे लिखना आप, नगरों से हमें दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं, जिनमें दाता का नाम और उनके व्यवसाय का उल्लेख है। इन दानात्मक अभिलेखों पर बुनकर, धोबी, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, गुरु इनका भी विवरण मिलता है। नगरों में भैया व्यापारी निवास करते थे। उन व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। इनका प्रमुख कार्य कच्चा माल खरीदकर उसको पक्के माल में परिवर्तित करके बेचना था। यह हो गया भैया आपका कौन सा पॉइंट, नगरीय जनसंख्या। देखो ये नोट्स लिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर जैसे मैं बोल रहा हूं उसको आप अपने हिसाब से वीडियो को एक दो बार आगे पीछे करके अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया थर्ड पॉइंट की, उपमहाद्वीप और व्यापार। अब देखो भैया 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो व्यापार था वो किस प्रकार का था। अपने नगर हो गए, नगरों की जनसंख्या हो गई। अब बात करते हैं भैया यहाँ के व्यापार की कि यहाँ का व्यापार जो था वो किस प्रकार का था। भैया व्यापार जो था 600 ईसा पूर्व से ले, एक सेकेंड, अपने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो, कब का, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, इस समय का भैया जो व्यापार था वो कैसा था, इसकी चर्चा अपने करेंगे। देखो भैया व्यापार जो था वो दो तरीके से होता था। एक तो होता था स्थल मार्ग से और दूसरा होता था किससे, अपने नदी मार्ग से, नदी मार्ग या समुद्रों द्वारा। देखो एनसीईआरटी के सिलेबस की खास बात है भैया, अपने जो लास्ट ईयर का सिलेबस था आरबीएसई का, उसको तो आप रट भी सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस को रटने की बजाय आपको ज्यादा से ज्यादा क्या है, समझना जरूरी है। क्योंकि बुक से आप पढ़ोगे तो शायद बुक से आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा अपने यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। अब देखो दो प्रकार से व्यापार होता था, एक तो स्थल मार्ग द्वारा और एक नदी मार्ग या पानी के द्वारा या समुद्र के मार्ग के द्वारा। अब सीधी सी कॉमन सेंस की बात है भैया, नदियों से मार्ग, नदी मार्ग से व्यापार कहाँ होगा, जो विदेश व्यापार होगा वही तो होगा ना। तो अपने जो स्थल मार्ग होता था वो तो कैसा होता था, स्थल मार्ग से जो व्यापार होता वो कैसा व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार। और नदी मार्ग से जो व्यापार होता था वो कैसा होता था, अपने विदेशी व्यापार। मतलब अपने आसपास के जो नगर थे उन नगरों में जो व्यापार होता था वो तो किसके द्वारा होता था, स्थल मार्ग से होता था। और जो विदेशों में व्यापार होता था वो किसके द्वारा होता था, नदियों के मार्ग से या समुद्री मार्ग से होता था। अब यहाँ पे बात आती है कि सर स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था उसमें व्यापारिक साधन क्या थे। तो यहाँ पर जो आंतरिक व्यापार होता था भैया वो होता था अपने बैलगाड़ी या आपके खच्चर या जो घोड़े होते थे उन घोड़ों के माध्यम से ये क्या होता था, व्यापार होता था। क्योंकि उस समय ट्रेन बस से वगैरह ये तो थी नहीं, तो इन्हीं से अपने क्या होता था, व्यापार होता था। और यह व्यापार होता था वह किसके माध्यम से होता था, जहाज या अपने कहते हैं नावों के माध्यम से होता था। क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये तो अपने कोई मेन नहीं है, ये आता है अपने मेन की, जो सर नदियों से मार्ग होता, नदियों से जो व्यापार होता था वो किस मार्ग से होता था। तो देखो भैया दो मार्ग थे अपने, एक तो था अरब सागर, एक तो अरब सागर से व्यापार होता था और दूसरा होता था अपने बंगाल की खाड़ी। इधर से अपने क्या होता था, व्यापार होता था। अब अरब सागर से जो व्यापार होता था
वो अरब सागर से लेकर अपने उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, कहां तक? उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है वहां तक व्यापार होता था अरब सागर से। क्लियर है? और बंगाल की खाड़ी से जो व्यापार होता था वो किन क्षेत्रों के साथ में होता था? मुख्य रूप से आपके चीन और दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र था उसके साथ में व्यापार किसके माध्यम से होता था? बंगाल की खाड़ी से। देखो यहाँ पे पश्चिमी एशिया आ जाए तो अपने कौन सा हो गया? अरब सागर से, और दक्षिण एशिया आ जाए तो कौन सा हो गया? अपने बंगाल की खाड़ी से। क्लियर है? ये कौन सा व्यापार होता था? अपने विदेशी व्यापार। अब बात आती है कि सर व्यापार जो है वो किन का होता था, किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था? देखो व्यापार में अपने बात करें तो व्यापार होता था मुख्य रूप से आपके नमक है, आपके अनाज है, कपड़ा है, धातु है, लकड़ी है, जड़ी बूटी है, इनका क्या होता था? व्यापार होता था। इन वस्तुओं का भारत से क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। और मुख्य रूप से जो निर्यात होता था वो किनका होता था भैया? काली मिर्च का। काली मिर्च जो है वो भारत की बहुत फेमस थी। काली मिर्च और एक थे अपने मसाले, इन मसालों का भी सबसे ज्यादा क्या होता था? व्यापार होता था। और काली मिर्च और मसालों का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता था वो किसके साथ में होता था? रोम के साथ में होता था। अब जो व्यापार करने वाले जो व्यक्ति होते उनको क्या कहते थे? व्यापारी कहा जाता था। और इन व्यापारियों को भैया अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे अपने तमिल भाषा की बात करें तो तमिल भाषा में जो व्यापारी होते थे उनको मस्तूवन कहा जाता था। मस्तूवन कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। और जो प्राकृत भाषा होती थी उस प्राकृत भाषा में व्यापारियों को सतवाहे या सार्थवाहे या सेठी कहा जाता था। ये क्या था भैया? आपका व्यापार। अब लिखो आप इसके नोट्स, हेडिंग लगाओ उपमहाद्वीप और व्यापार। तो इसमें लिखो भैया आपने सबसे पहले कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य जो व्यापार होता था वह दो तरीके से होता था। ठीक है? इसी प्रकार से अपनी सारणी बना लो या तो ऐसे लिख लो ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। स्थल मार्ग और नदी मार्ग या समुद्रों से व्यापार, ऐसे कर लो स्थल मार्ग से व्यापार। इस प्रकार से बना लो भैया ताकि आपको याद करने में क्या रहे? आसानी रहे। दूसरी साइड कॉपी में लिख लो नदी या मार्ग या समुद्रों से व्यापार। स्थल मार्ग के नीचे लिख लो आंतरिक क्षेत्रों में व्यापार। ये व्यापार कहां पर होता था? आंतरिक क्षेत्रों में व्यापार जो होता वो किससे होता था? स्थल मार्ग से, समझ जाओगे आप। और नदी मार्ग या समुद्र से जो व्यापार होता था वो किसके साथ में होता था? विदेशों के साथ में जो व्यापार होता था वह किससे होता था? नदी मार्ग से। अब यहाँ पे स्थल मार्ग के नीचे लिख लो व्यापार के साधन, तो बैलगाड़ी, खच्चर, घोड़े, और इधर लिख लो जहाज और नाव। क्लियर है? इसके नीचे फिर लिख लो भैया विदेशों में जो व्यापार होता था वह मुख्य रूप से अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के साथ होता था। नंबर 2 लगा के लिख लो बंगाल की खाड़ी से चीन एवं दक्षिण एशिया के साथ व्यापार होता था। क्लियर है? फिर नीचे लिखो आप या अपने इसमें व्यापार में नीचे लिखो आप वो वस्तुएं जिनका व्यापार किया जाता था। इस प्रकार से लिख लो कि वो वस्तुएं जिनका व्यापार किया जाता था। फिर उसके आगे बेस लगा के लिखो नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, लकड़ी, जड़ी बूटी। ठीक है? फिर नीचे लिखो भैया हेडिंग लगा के आप रोम। इसके आगे बेस करके लिखो कि भारत से रोम को काली मिर्च और मसालों का निर्यात किया जाता था। क्लियर है? फिर नीचे आप हेडिंग लगाओ भैया व्यापारी। इसी पॉइंट में हेडिंग लगानी है आपको व्यापारी। इसमें लिखो कि व्यापारियों को तमिल भाषा में मस्तुवन और प्राकृत भाषा में सतवा है, सार्थवा है या सेठी कहा जाता था। क्लियर है? तो ये हो गई भैया आज की अपनी क्लास। अब एक क्लास अपने इस चैप्टर की और होगी, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दैट्स